महाराष्ट्र की सियासत की एक बुलंद आवाज़, बेबाक आवाज़ और बहुत ही मजबूत लीडरशिप जो है वो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ हैं। आरिफ नसीम खान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और जैसे मैंने कहा कि बेबाक भी हैं और बुलंद भी हैं और भरोसेमंद आवाज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की। कुछ भी इशू होता है ज़रूर ये अपनी बात को रखते हैं और मजबूती के साथ रखते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। बड़ी लीडरशिप जो है कांग्रेस की उसके साथ बात करते हैं और उन मसाइल को तमाम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आरिफ नसीम खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। इंतखाबात जो हैं वो एक के बाद एक होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी, MVA ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी तैयार हैं आप लोग? नहीं, पूरी तरह से तैयार है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र जी बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई हैं और 3 पार्टियों की सरकार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में करप्शन किया है, महाराष्ट्र को लूटा है, देश की आर्थिक राजधानी जिसे हम कहते हैं मुंबई को ख़त्म करने की साजिश की है। इस मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई हम तीनों पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम MVA के साथ होगी और 50 दिन के बाद हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। ये जो अभी 2 स्टेट में असेंबली इंतखाबात हुए हैं, कश्मीर में और हरियाणा में, ऐसा माना जा रहा था, मतलब हर कोई मान रहा था, इनफैक्ट बीजेपी के भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं मुश्किल है और कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, मगर हरियाणा कांग्रेस के हाथ नहीं आ सका। आते आते वो हाथ से फिसल गया एक तरीके से। हालांकि जम्मू कश्मीर में आप लोगों की हुकूमत बन रही है, इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन रही है। हरियाणा का जो रिजल्ट था उसके बाद बहुत सारे बयान आए अलग अलग लीडर्स के। पहला सवाल ये है कि किस तरीके से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं हरियाणा का महाराष्ट्र के ऊपर? देखिए, बहुत शॉर्ट मार्जिन से जो काउंटिंग आई, जो रिजल्ट आए हैं, बहुत शॉर्ट मार्जिन से वहाँ पे हार जीत का फैसला हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर कि जिस तरह से चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं कि EVM मशीन में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, पोलिंग के दिन अगर कोई बैटरी 70% इस्तेमाल हुई तो वो 70% ही रहनी चाहिए काउंटिंग होने तक। लेकिन काउंटिंग के दिन जब वो मशीनों को खोला गया तो जो 70% पोलिंग के दिन इस्तेमाल हुई मशीन थी वो 80 और 85% इस्तेमाल हुई दिखाई दी। तो आखिर ऐसा क्या मामला है? आज एक सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इन मशीनरियों पर, उनके सिस्टम पर आज खड़ा हुआ है। लोग देख रहे हैं। आप देखिए कि हरियाणा की हम लोग बात कर रहे हैं। हरियाणा में हर सर्वे कह रहा था, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही थी, बीजेपी के लीडर ये कबूल कर रहे थे कि हम वहाँ पर हमारी सरकार नहीं आ रही है, हम 30-35 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जहाँ से इतनी इस तरह से माहौल वहाँ पर बदला और पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहाँ पर सरकार बना रही है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। रिजल्ट के दिन थोड़ा सा देरी भी लग रही थी, अपडेट नहीं हो रहे थे टाइम पर। कुछ है जिसकी पर्दादारी है, हम ये कह सकते हैं। और जब भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस देश में जिस तरह से ये सारा सिस्टम के जरिए सारी चीज़ों को, खास करके हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को रौंदा जा रहा है, वो लोगों के सामने ज़रूर आएगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बयान आए और जो है महाविकास अघाड़ी के भी लीडर्स हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि कांग्रेस को आता है कैसे जीती हुई बाजी को वो हारना जानते हैं, और ममता बनर्जी भी बोली, तमाम जितने भी आपके लीडर्स थे, ख़ासतौर से इंडिया ब्लॉक के अलग अलग पार्टियां, अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनके दूसरे लीडर्स ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि अति आत्मविश्वास, कई लोग ने कहा कि थोड़ा घमंडी भी हो गए हैं कांग्रेसी। क्या कुछ मतलब लगता है कि थोड़ा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और आपस में ही मनमुटाव शुरू हो गया? इसको हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे। लोगों की अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी सियासी राय, जिस मौजू पे जो राय जिस लीडर की बनती है वो बेबाकी से अपनी बात आवाम के सामने रख देता है। तो अब ठीक है, अब हम हारे हैं तो हारे हैं, अब जिसको जो बोलना है, जिसको जो राय देना है वो दे रहा है। और हम भी अपनी उस कि भाई कहाँ हमारी कमज़ोरी हुई है, कहाँ हमारी खामियां रही हैं और कहाँ हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तमाम सारी चीज़ों का एक तरह से मुताला, आकलन हम लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से इस चीज़ों को नहीं लेगी। हमारी हाईकमांड, हम सारे लोग, हम लोग उसको भी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है और क्या गलतियाँ हुई हैं। अगर हमारी गलती है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और अगर हमारे साथ कोई धोखा कर रहा है, कोई मशीनरी धोखा कर रही है,
कोई तंजीम सरकार की धोखा कर रही है तो उसके लिए भी हम लोग लाहेअमल तैयार करेंगे, उसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार करेंगे। दबाव होता है कुछ ऐसे में, खास तौर से महाराष्ट्र की बात मैं करूं, चूंकि फिर ये होता है कि आप 3-4 पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं, और फिर क्या ये दबाव होगा कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हरियाणा में, तो सीटें जो है वो जब सीट शेयरिंग होगी तो उसमें आपको कम मिले सीटें? देखिए, महाराष्ट्र एक अलग सियासी स्टेट है। महाराष्ट्र की ज़मीन अलग तरह की है। महाराष्ट्र में हमेशा से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला हर तबका बहुत ही मजबूती के साथ हमेशा रहा है। 1-2 बार इधर उधर डिवीजन ऑफ वोट की वजह से तमाम सारे वाक़ये पास्ट में जो हुए हैं उसकी वजह से भले हुआ है, लेकिन जब से संयुक्त महाराष्ट्र बना, यूनाइट महाराष्ट्र जब से बना है तब की तारीख रही है। पहले चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान जी से लेकर और विलासराव देशमुख और पृथ्वीराज चौहान हमारे जो आखिरी चीफ मिनिस्टर यहाँ के रहे हैं 2014 तक, हमेशा से महाराष्ट्र की आवाम कांग्रेस के साथ रही है। ये अलग बात है कि जब 2-4 पार्टियों का गठबंधन होता है, आज महाराष्ट्र में एमवीए है, महाविकास आघाड़ी के नाम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस आघाड़ी में बहुत सारी पार्टियां, बड़ी पार्टी भी है, छोटी पार्टी भी है। अब सबको जब साथ में एक गठबंधन बनाया गया है तो कहीं ना कहीं सबको अकोमोडेट करना ज़रूरी है, तो थोड़ा दबाव, जहनी प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि हम सारे लोग महाराष्ट्र में यूनाइट हैं, ये अच्छी बात है कि यूनाइट, ये एक हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि हम सारे लोग यूनाइट हैं और यूनाइट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फाइटिंग के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। कल चुनाव डिक्लेयर होगा, 4 दिन में हमारी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। सब मिलकर हम लोग आने वाली इस लड़ाई को जीतने के लिए मजबूती से खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का जो है क्या रहेगा, क्या वो भी हिस्सा होगी महाविकास आघाड़ी की? चूंकि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत हल्के में लिया गया समाजवादी पार्टी को, कौन अखिलेश वखिलेश इस तरह के बयान आए थे, और अभी जो है वो जो हरियाणा के इलेक्शन हुए वहाँ पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, चूंकि कहा कि क्या इनको कौन पूछ रहा है, जबकि आधा % के करीब वोट शेयरिंग का जो अगर देखा जाए टोटल कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में है। अगर मिलकर के लड़ते तो रिजल्ट कुछ और होते। मगर जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को इग्नोर करने का खमियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, टोटल सोशल मीडिया पर तमाम बातें चली। किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ क्या उनको, मतलब उनको इस तरीके से तो उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी? पहली बात तो जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, अखिलेश जी एक अच्छे, एक युवा और समझदार लीडर हैं और अखिलेश जी से कांग्रेस परिवार का बड़ा अच्छा संबंध है। हम लोगों ने यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ा, देखा आपने कि पूरा पूर्वांचल हम लोग वन साइड जीत के आए हैं, समाजवादी और कांग्रेस, और पूरे यूपी में अच्छा प्रदर्शन पिछले दिनों लोकसभा में हुआ है। सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी हो या दूसरी महाराष्ट्र में जो अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर एमवीए बनाकर चुनाव लड़ते हैं, महाविकास आघाड़ी यहाँ पर है, तो जितनी भी पार्टियाँ शामिल है, शेतकरी कामगार पक्ष है उसमें, पवार साहब की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है, तो और समाजवादी भी हमारे साथ है, समाजवादी भी हमारा घटक का एक हिस्सा है। हम वो बिल्कुल, और हम उनको साथ में लेकर, उनकी मीटिंगें भी, सीट शेयरिंग में भी उनसे डिस्कशन चल रहा है, उनके भी प्रपोजल आए हुए हैं कि उनको कौन कौन सी सीट वो लड़ना चाहते हैं। तो तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी के साथ इंसाफ हो और सभी का पार्टिसिपेशन हो और एमवीए मजबूती के साथ ये चुनाव लड़े, ये हम लोगों की कोशिश है। AIMIM का भी चल रहा है कि कुछ लेटर लिखे हैं उनकी तरफ से, जो स्टेट की जो यूनिट है, और वो कह रहे हैं कि हम एमवीए में शामिल होना चाहते हैं, और इस तरह की बातें चल रही हैं। इम्तियाज़ जलील जो है खुद वो मीडिया के सामने आकर के बोले कि चिट्ठी लिखी है शिवसेना को, और ये जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके बाद रैली निकाली, थोड़ा मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे आए हैं। और देखिए, ठीक है, एहतजाज करना अपनी बात है, हर अपोजिशन पार्टी को या सत्ता में हो गलत बातों की मुखालफत करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक MIM का सवाल है, तो MIM का ऐसा कोई प्रस्ताव कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे पास जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और हमने उस तरफ कोई अभी तक सोचा भी नहीं है। और हमारे जो एमवीए जो बनी हुई है पहले से, जो लोकसभा में हम लोग साथ में थे, वो तमाम सारे लोग हम लोग मिलजुल कर तैयारी कर रहे हैं, और महाविकास आघाड़ी मजबूती से स्टैंड लेगी, और हमारी ये कोशिश होगी कि कोई गलती ना हो और सभी को साथ में लेके, रिस्पेक्ट देके, मान सम्मान इज्जत देकर, उनको जोड़कर और आगे बढ़ा जाए।
ताकि मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने की जो लड़ाई है उसको हम लोग जीत सकें। ये जीतना ज़रूरी है। कई गुंजाइश है एमआईएम की? देखिए, उस बारे में तो कोई अभी तक मेरे नज़र में कोई डिस्कशन अभी तक नहीं आया है। अब हमारे यहाँ पवार साहब हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं, और भी सारे लोग हैं, तो वो अपने स्तर पर वो देखेंगे क्या करना है आने वाले दिनों में। मगर जैसे वो रैली हुई, जिस तरीके से मतलब लाखों की तादाद में लोग आए, क्या वो एमबीए के लिए या कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मतलब सियासी तौर पर थोड़ा डरावने वाली चीज़ है वो कि भाई इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वही वोट बैंक उधर चला गया तो आप लोगों का क्या होगा? एक बात आप समझ लीजिए, आवाम सपोर्ट इशू बेस करती है, इशू पे करती है। पूरी दुनिया का मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी अगर गुस्ताखी करे और उस गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अगर कोई एहतजाज करने के लिए सीटी बजा दे तो लोग चींटियों की तरह जमा हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे वो जज्बात हैं, हमारी वो अकीदा, मोहब्बत और प्यार है अपने नबी के बारे में। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ हम हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं। और कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान, और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत भी नबी पाक के बारे में तारीफ करते रहते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने मुताला किया है, जिन्होंने नबी पाक की सीरत को समझा है, तो वो तारीफ करते हैं, वो अदब करते हैं, लिहाज रखते हैं, उनकी शान में नात शरीफ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पढ़ते हुए। और जिनको नहीं मालूम है, जो जाहिल गंवार लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सियासी इस तरह की फ़िरका परस्त ताकतों का मोहरा बन जाते हैं और वो मोहरे बन के इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो बहरहाल वो इशू एक अलग मौजू का इशू है, सियासत अलग है, सियासत अलग है और हमारे दीनी जज्बात अलग हैं, तो उससे सियासत को नहीं जोड़ना चाहिए। ये बताइए कि जैसे ये जो महाराष्ट्र है, आपसे बात भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल अलग तरह का एक सूबा है जहाँ पर तमाम पार्टियाँ मिल करके वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं या काम करती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का या इस तरह का बहुत ज़्यादा नफरतों का मतलब गुंजाइश नहीं है, मगर फिर भी हम देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोज़ आते रहते हैं। और एक बीजेपी के लीडर है, एक मतलब बहुत यंग है वो, नीतीश राणे, पहले एक ज़माने में तो कांग्रेस का हिस्सा थे वो। तो क्या तब भी वो ऐसे ही था जितना मतलब जहर आज उगल रहे हैं वो? चूँकि मुलाकात ज़रूर रही होगी उनके वालिद से भी, उनसे भी। देखिए, नारायण राणे जी का एक अलग ये था, लेकिन अब सियासत में आने के बाद लोग बहुत जल्दी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो आजकल इस देश में, इस मुल्क में लोगों को अपनी सियासी मौजूदगी या सियासी वजूद हम कहें, ताकत नहीं होती है। वजूद दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए, दिखाने के लिए सबसे सीधा और सरल तरीका मिलता है कि हिंदू मुसलमान पे आप बहस करिए। हिंदू लीडर है तो मुसलमानों को गाली देना शुरू करे, और मुस्लिम लीडर है तो हिंदू या बाकी के लोगों को गालियां देना शुरू करे, तो बड़ी जल्दी उसको लोग देखने लगेंगे, सुनने लगेंगे, वो न्यूज़ में आ जाएगा, हेडलाइन बन जाएगी। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और बात है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि महाराष्ट्र, जैसे आपने शुरू में कहा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र एक अलग सोच का स्टेट है। यहाँ के जो हमारे सारे लीडर रहे हैं पहले, और यहाँ के जो सियासत रही है, यहाँ का जो कल्चर रहा है, ये बहुत ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता, कम्युनल हार्मनी का एक गहवारा माना जाता था। लेकिन इन 10-15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके यहाँ के हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरह की हेट स्पीचेस लोगों से वक्त वक्त पर करवाकर एक कहीं ना कहीं फिरका वाराना माहौल बनाना चाहती है। लेकिन इतना करने के बाद भी महाराष्ट्र का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कौम, चाहे ओबीसी हो, मराठा हो, सब समझते हैं कि बीजेपी का मंसूबा क्या है, आरएसएस का, संघ का मंसूबा क्या है। जिस तरह से संघ संचालक की आज हेड स्पीचेस शुरू हो गई हैं, हम तो कभी जानते ही नहीं थे, कभी हमें सोचा भी नहीं था कि मोहन भागवत जी के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी। अब आज का कुछ बयान टीवी पे चल रहा था कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि आप मजबूती से खड़े रहिए, आप लड़िए। शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि वो आपको बांटना चाहते हैं, अगर आप बट गए तो फिर वो बैठ करके जो है मतलब तमाशा देखेंगे
और जश्न मनाएंगे। उसके बाद मोहन भागवत ने यही कहा कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आपको एक रहना पड़ेगा। तो क्या मतलब इस मुल्क के अंदर तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं 14% के करीब मुसलमान हैं और बाकी जो है दूसरी कौमें हैं तकरीबन 80% के करीब मतलब हिंदू हैं। और 80% के हिसाब से 140 करोड़ की आबादी जो है उसके हिसाब से देखें तो 112 करोड़ हिंदू की तादाद है, हिंदू कम्युनिटी की। तो 112 करोड़ जो है वो तकरीबन 19 करोड़ या 20 करोड़ लोगों से कैसे डर सकते हैं? ये डर का माहौल, वो ये कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेस डराती थी आरएसएस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को। अब बीजेपी आरएसएस डरा रही है मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को। नहीं, कांग्रेस कभी डराने का काम नहीं की। कांग्रेस ने तो हमेशा इस मुल्क में लोगों को जोड़ने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम एकजहती के लिए इस मुल्क में आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक जितना कांग्रेस ने मजबूती से प्रोग्राम्स चलाए हैं, काम किए हैं, उतना किसी और ने मुझे नहीं लगता है कि किया होगा। राहुल गांधी की आपने देखा होगा, हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, दोनों यात्राओं में उन्होंने बहुत सारा इस तरह का माहौल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, संघ संचालक, ये जो जिस तरह से हिंदू समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं और डराकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन इस मुल्क का, इस देश का हिंदू भी समझदार है। हिंदू समझता है कि ये देश हमेशा से हिंदू और मुसलमानों का गहवारा रहा है। ये देश, ये मुल्क तभी तरक्की करता है जब हिंदू और मुसलमानों की एकजुटता मजबूत होती है। आप देश की आज़ादी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अगर सन 47 के पहले देश के हिंदू और मुसलमानों में एकजुटता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, एकता नहीं होती, तो क्या हम आज़ादी की लड़ाई जीत सकते थे? आज़ादी की लड़ाई हमने तभी जीती। लेकिन मैं आपकी बात, उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से कि हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री जैसे कद के हमारे नेता या चीफ मिनिस्टर या सर संचालक इस तरह से अगर बातें नेशन में, देश के सामने करते हैं तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अफसोसनाक बात है। ये तवक्को, ये उम्मीद इन नेताओं से नहीं की जा सकती। और ये सारी बातें इस देश को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। मरकजी वजीर हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे थे कि आज़ादी के वक्त ही अगर सारे मुसलमान चले गए होते तो अब आज हिंदू महफूज रहता, और लेकिन आज खतरे में है। अब सवाल ये भी है कि अगर हिंदू खतरे में है तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर? गिरिराज किशोर जी तो उनको ऐसे ही बोलने की कुछ बड़बोलेपन की आदत है, वो बोलते रहते हैं खबरों में बने रहने के लिए। उनकी बातों को हम लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह से की सियासत देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो इस देश को कमज़ोर करने वाली सियासत है। ये सियासत रुकनी चाहिए और हमें यकीन है, भरोसा है कि ये नहीं रुकेंगे, लेकिन इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिल के इनको रोकेगा। राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मगर हिमाचल में जाकर के वो बंद हो जाती है, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ मसाजिद के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। और अब तो कल देख रहे थे हम, मार्केट में वो लगा रहे हैं कि ये सनातन की दुकान है, सनातनी की दुकान है, यहीं से सामान लो, किसी जिहादी से मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। वो मोहब्बत की दुकान जो है, जब बंटवारा होता है, मतलब टिकट को तकसीम किए जाते हैं तो टिकट कम दिए जाते हैं मुसलमानों को, फिर आपकी आवाज़ उठती है, आप नाराज़गी का इजहार करते हैं, फिर आपकी बात सुनी जाती है। मेरा सवाल ये है, चूँकि बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ये मतलब जो मोहब्बत की दुकान है ये अपने ही घर में बंद हो रही है, फिर बाहर कैसे चलाएंगे? देखिए, ये बात आपकी बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोकसभा में गलतियां हुई। पार्टी ने उसको सीरियस नोटिस भी लिया, हमने वॉइस रेस की, आवाज़ उठाई, क्योंकि बहुत सारे मुल्क की तंजीमों ने, बहुत सारे अक़लियत के नेताओं ने, मुस्लिम लीडरों ने हमसे शिकायत भी की, हमसे सवाल किया, तो हमने भी अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाया और हमें पूरी तरह से यकीन दिलाया गया है और हमें भरोसा है कि तमाम जो खामियां हुई हैं माजी में, वो आने वाले दिनों में ना होगी। नंबर 1। नंबर 2, सरकारें, आपने हिमाचल की सरकार की बात की। मैं कोई भी सरकार, चाहे हमारी सरकार हो या अपोजिशन की सरकार हो, कोई भी, किसी भी सरकार में अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, भले कांग्रेस की हमारी सरकार क्यों ना हो।
अगर हमारी सरकार की मौजूदगी में अगर कोई गलत काम हो रहा है, और जहाँ तक कांग्रेस हाईकमांड का सवाल है, आपने सुना होगा कि जिस तरह से बातें आ रही थी, जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने बातें की थी, स्टेटमेंट दी थी, उसको लेके हाईकमांड ने भी उनको अपनी तरफ से जो बताना था, जो कहना था, जो हिदायत देनी थी वो दी है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो सरकार कोई भी हो, गलत काम करने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। कानून सबके लिए बराबर है और कानूनी तरीके से ही इंसाफ होना चाहिए। धार्मिक और रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए, वो किसी का उसके किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अच्छा, चूंकि इंतखाबात का वक्त है और एमवीए का जो दायरा है उसके ऊपर बात हमने की, वो बढ़ रहा है, मगर कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि एमवीए के अंदर, मतलब महाविकास अघाड़ी के अंदर, आपके कुछ पुराने साथी भी आना चाहते हैं और अजित पवार की तरफ मेरा इशारा है। वो कई सारे ऐसे बयान उनके आ गए हैं कि सब कुछ हो सकता है कि मतलब वो वापस चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, एमवीए को मजबूती मिलेगी। क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जानकारी है? देखिए, अब जहाँ तक अजित पवार जी का सवाल है, उनका फैसला तो पवार साहब ही करेंगे। अच्छा। और उन्होंने उनका फैसला कर लिया है, और उनको लिए क्या करना है, उनकी जगह कहाँ होगी, वो तो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन बताएगा, और उनके बारे में जो भी फैसला होगा वो पवार साहब खुद करेंगे। ठीक है। और अभी देखा हमने एकनाथ शिंदे साहब ने जो है, जो उर्दू टीचर्स हैं उनको लेकर के हालांकि सियासत भी बहुत ज़्यादा भी हंगामा मचा, उनकी 3 गुना के करीब जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी गई। ये इस फैसले को आपने, मतलब मेरा ख्याल के आप कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और क्या मतलब सियासी इसके मायने हैं? देखिए, मेरा एक सवाल है जी। ये जो स्कीमें हैं, चाहे मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्कीम हो या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम के तहत डीएड और बीएड में अपॉइंट किए गए टीचर्स का तनख्वाह का मामला हो, ये दोनों ही स्कीमें हमने 2009-10 में शुरू की थी, जब मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर था। अब उसकी पगार और उसका शेयर कैपिटल इन्होंने बढ़ाने का परसों फैसला किया है। अच्छी बात है, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सवाल भी है शिंदे सरकार से कि आपको महाराष्ट्र के मुसलमानों की याद चुनाव के 15 दिन पहले ही क्यों आई? आप तो 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या 2.5 साल से महाराष्ट्र में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सारी स्कीमें बंद पड़ी हैं? आपने मौलाना आज़ाद का शेयर कैपिटल, आपने 3 बजट दिया है, तीनों बजट में कभी प्रोविज़न नहीं किया। आपने डीएड बीएड मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है उनकी सैलरी आज आप बढ़ाने की का ऐलान कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारने की बात करते हैं आपकी पार्टी के लीडर, आपके साथी पार्टियों के एमएलएस, उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं, उन पर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जो हमारे इस्लाम के पैगंबर साहब के खिलाफ जो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ 2500 एफआईआर महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? उन महंत के बारे में तो आप खड़े रह के कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इनके एक बाल को धक्का नहीं लगेगा। बगल में मांडी डालकर आप उनके साथ बैठते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। तो और दूसरी तरफ आप चुनाव है तो आपको लगता है ये सब जमीन से पैर की जमीन खसकी हुई है। नामों की सवार कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर क्या है ये नूरा कुश्ती आप समझ सकते हैं, एक नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी धमकाओ मुसलमानों को, शिंदे नहीं, मैं तो बहुत सेकुलर हूँ, मैं तो सबके साथ चलना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक गंदी सियासत का ये हिस्सा है ये फैसला और ये सोच, जिस तरह से महाराष्ट्र में ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम जानती है, चाहे लाडली बहन लाएं, लाडला भाई लाएं, या मुसलमानों को खुश करने के लिए मदरसों के टीचरों की सैलरी बढ़ाने का फैसला करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 50 दिन के ये मेहमान हैं, 50 दिन के बाद जब आप देखेंगे मुंबई में आपका जब दौरा दोबारा होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ का वज़ीर आला कोई अलग होगा, सरकार अलग होगी और सरकार एमवीए की ही होगी, ये हमें यकीन और इत्मीनान है। यकीन, इत्मीनान और क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग सब कुछ तैयार है, क्योंकि यकीन और इत्मीनान, भरोसा और कयास और उम्मीद पर कांग्रेस अक्सर जिंदा रहती है, मतलब उसी पर चलती है। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती, देखो करते होंगे मगर लोगों का परसेप्शन, लोगों के जहन में यही है आज की डेट में कांग्रेस का। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस एमवीए पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ तैयार है? देखिए, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, हम लोग पूरी तरह से लड़ भी रहे हैं, ज़मीन पर लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों
शरद पवार साहब जैसा उम्र दराज सीनियर लीडर, बिल्कुल। उद्धव ठाकरे जैसे साबिक वजीर आला, एक्स चीफ मिनिस्टर, शिवसेना के प्रमुख, हम सारे लोगों ने 4 किलोमीटर की मोर्चा रैली निकाली। हम लोग ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है मौजूदा हुकूमत 3 पार्टियों की, हमें इससे मुंबई और महाराष्ट्र को बचाना है। और जो आपने स्ट्रेटजी की बात की, सिंसियरिटी की बात की, सीरियसनेस की बात की, तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हम तीनों पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ सियासी जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो तमाम कदम उठाने का काम हम कर चुके हैं और हम एकदम आगे बढ़ चुके हैं। अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग मोर्चे काम कर रहे हैं। इंडिया लेवल पर जो है वो इंडिया ब्लॉक है और यहाँ पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है एमवीए, एक तरीके से जो है वो काम कर रहा है। मगर कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखने को मिलती है और उस गुटबाजी का खमियाजा, उसका नुकसान कई सारे सूबों में पार्टी देख चुकी है। महाराष्ट्र में भी जो है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ रोज़ खबरें आती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है, ग्रुपिज्म का सवाल है, ये सारी चीज़ें तो देखिए रहना स्वाभाविक है और ये रहती है। इसको मैं एक सिरे से नकार दूँ तो नाइंसाफ़ी होगी और ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत, जैसे मैंने पहले भी कई सवालों के जवाब में बताया कि महाराष्ट्र की सियासत एक अलग तरह की है। गुटबाजी तभी होती है जब कुछ लेने की बात आती है, पाने की बात आती है, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो गुटबाजी करके कोई क्या करेगा। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के सभी लीडर हमारे जो कांग्रेस के हैं, चाहे सीएलपी ग्रुप से हो, चाहे पीसीसी ग्रुप से हो, चाहे तीसरे जो हाई कमांड से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात हो, सारे के सारे लोग फिलहाल महाराष्ट्र में मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर ये चुनाव, लोकसभा भी हमने लड़ा है और विधानसभा भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें पहुंची थी राहुल गांधी के पास और उन्होंने कहा भी था कि उस जो ऐसा करे उसको उल्टा लटका दो। बिल्कुल, बहुत सारी लोकसभा के पहले बहुत सारे लोग पार्टियों में जो थे, जो पार्टी छोड़ कर चले गए, कोई डर की वजह से गया, कोई ईडी से गया, कोई सीबीआई से गया, अलग अलग मौके, और कोई अपने मतलब के लिए गया। तो इस तरह से ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। ये एक सोच कांग्रेस के कार्यकर्ता की है और हमारी हाईकमांड की भी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से यूनाइट है, एकजुट है और इसका मुकाबला हम लोग मजबूती से मिलजुल कर करेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल ये कि इस वक्त मुल्क का माहौल आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या मुल्क का माहौल है और उसमें मुसलमान अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ जो है वो पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ी सी परेशानी के आलम में तो कहीं ना कहीं लगता है मुस्लिम तबका। देखिए, मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा है जी। बाकी भी जो तमाम सारी चीज़ें हैं, हर तरह से परेशान करने की एक साजिश इस देश में, इस मुल्क में पिछले 8-10 सालों से हो रही है, ख़ास करके 2014 के बाद से, कि सरकार में बैठे हुए लोग जब नफ़रत पैदा करने की सियासत करते हैं, खुलेआम धमकाने की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम अपने आप को पुकरवाने की कोशिश करते हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, इस तरह से दहशत पैदा करने की जो कोशिश या सियासत इस देश में पिछले 10-12 सालों में हुई है, मुसलमानों में बेचैनी है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हर रात के बाद सुबह होती है। हमें बहुत ही संजीदगी के साथ, होशमंदी के साथ हमें अपना तमाम सारा जो मामला है उसको जारी रखना चाहिए और इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत और अमन और भाईचारगी का जो पैगाम जो हमारा मज़हब भी हमें देता है, उसी को हमें आम करते हुए अपने हमवतन भाइयों के साथ, जैसे दूध में शक्कर मिलाकर खीर बनाई जाती है, उसी तरह से हम लोग मिलकर, और ये जो लड़ाई है आज हमारे सामने, इसको हमें लड़ना है और ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को नेस्तनाबूद किया जा सके। जब तक इस मुल्क में फ़िरका परस्ती नहीं ख़त्म होगी, तब तक ना हिंदू चैन से रह सकेगा, ना मुसलमान चैन से रह सकेगा, ना सिख ना ईसाई रह सकेगा। तो इस मुल्क के सभी मज़हब, सभी धर्मों के मानने वालों लोगों के लिए यही चीज़ें हैं कि हम सब लोग एकज़ैती को मजबूत करने के लिए काम करें और फ़िरका परस्ती की जगह कहीं भी नहीं होनी चाहिए, उसे हमें दूर करना होगा। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।